बचपन से तुम ये पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट क्या ये बात हमेशा सही है? वेल, 99% ये बात सही है, बट कुछ केसेस में ये चीज़ गलत है। और एक्चुअल में ये फोर्स की डेफिनेशन का एक सब केस है। तो आज हम अच्छे से समझने वाले हैं कि फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, और न्यूटन के 3 लॉज को हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिकोड करने वाले हैं कम से कम टाइम के अंदर, ताकि तुम्हारे दिमाग में इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए, और जेई मेन का कोई भी क्वेश्चन न्यूटन लॉज का तुम्हारे सामने आता है, तुम बिल्कुल ऐसे बैठ करके आराम से कर सको। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार, इस वीडियो के अंदर अब हम बात करने वाले हैं कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, और अगर वो रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है, और यहीं पर हम बात करेंगे कि फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन होता है। तो हम बात करने वाले हैं न्यूटन के तीनों लॉज की, जिनसे तुम्हें ये आइडिया लगेगा कि फोर्स को हम एक्सेलरेशन से कैसे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है, अगर कोई बॉडी पर एफ नेट जीरो, नेट फोर्स किसी बॉडी पर जीरो है, तो वो पार्टिकल हमेशा अनएक्सेलरेटेड रहेगा। अनएक्सेलरेटेड रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, है ना, मतलब जैसा है वैसे उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो वो अनएक्सेलरेटेड रहेगा। इसका मतलब कि रिमेन्स एट रेस्ट, है ना। अगर वो रुका हुआ था तो वो रिमेन्स एट रेस्ट, रुका ही रहेगा, या फिर कीप्स मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो अगर कोई पार्टिकल पर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, तो अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बेसिकली नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना चाहती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बस यही बोलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने तुम्हें बताया था। तो फोर्स को हमने ऐसे लिखा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना। तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर एफ बार नेट इक्वल टू जीरो है ना, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी जीरो है ना। एंड उसके बाद फिर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये तुम समझ ही रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है। तो मतलब अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव करती रहेगी, ठीक है। अब एफ नेट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर जीरो है, ये पूरा का पूरा वेक्टर जीरो है, ठीक है। और ये जीरो है, इसका मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट भी जीरो है, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, एफ जेड इक्वल टू जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है, या फिर यही चीज जो अपन ने लिखी यहाँ पर, ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, एफ जेड इक्वल टू जीरो, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। कंप्लीट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये टर्म हम यूज करते हैं। अब इस चैप्टर में अगर मैं इक्विलिब्रियम बोलूं तो तुम सीधे सीधे यही समझ लेना कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बोलूं चाहे इक्विलिब्रियम बोलूं, बात एक ही है इस चैप्टर के अंदर। बट एक्चुअल में कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अभी रोटेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है इसकी बात हम आगे इस चैप्टर के अंदर भी करेंगे, और बाकी डिटेल में बात करेंगे रोटेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, तो कंप्लीट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ में बस यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब आप बात करते हैं सेकंड लॉ की, कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ नेट अनबैलेंस फोर्स की बात करता है। तो पहले लॉ में हमने देखा कि अगर कोई नेट फोर्स जीरो है पार्टिकल के ऊपर, तो वो अपने मोशन को, स्टेट को चेंज नहीं करेगा। बेसिकली अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पर ही बना रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। मतलब मेन बात यह है कि कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा। बट अगर लेट से कोई नेट नेट अनबैलेंस फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर आ गया, ठीक है, कुछ 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, कुछ भी, एक नेट अनबैलेंस फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर आ गया, देन उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी उसको अब हम बताएगा हमें ये न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यही लिखा है, इफ अ नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। यानी कि अगर किसी पार्टिकल पर कोई नेट अनबैलेंस फोर्स एफ, जैसे ये ब्लॉक है, इस पर एक नेट अनबैलेंस फोर्स एफ अगर एक्ट कर रहा है, तो एफ की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एफ बार, मतलब पूरा वेक्टोरियल लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डी पी बार बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये होती है फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मुझे इस पार्टिकल पर फोर्स लिखनी है तो वो हो जाएगी एफ इक्वल टू डी पी बार बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो तुमने सुना होगा एफ इक्वल टू एम ए, बट यहाँ तो मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, है ना। तो एफ इक्वल टू एम ए इसी का एक सब केस होता है, अब हम इसी को देखने वाले हैं आगे, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने लिखा एफ बराबर डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो जरा पी की वैल्यू रख दो, है ना, यहीं पे ऊपर ही रख देते हैं, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी बार, ठीक है। अब जरा यहाँ पर चेन रूल लगाते हैं, तो हम लिखेंगे एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ये हो जाएगी फोर्स, है ना। तो ये होता है फोर्स, है ना। बट इसमें अगर हम बोलें इफ डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और हम बोल देंगे कि एफ हो जाएगा सिंपली एम डी वी बाई डी टी, जो कि तुमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। तो ये बराबर हो जाएगा एम ए बार, क्योंकि डी वी बाई डी टी तो एम ए होता है, तो एफ इक्वल टू एम ए आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू एम ए सही है, बट वो कब सही है, जब डी एम बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो, यानी कि कोई भी मास का चेंज नहीं हो रहा हो। तो अब तुम बोलोगे भैया मास का चेंज कहाँ होता है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स तो मैं अभी दिखाता हूँ। तो मास का चेंज कहाँ कहाँ होता है, देखो, अगर डीएम बाई डी टी नॉन जीरो है तो फोर्स ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक ये टर्म एडेड रहेगा वी डी एम बाई डी टी का। तो डीएम बाई डी टी कहाँ कहाँ पर नॉन जीरो होता है, जैसे कि रॉकेट हो गया। तो रॉकेट में जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, फ्यूल कंज्यूम होता जा रहा है, तो फ्यूल कंज्यूम होते होते उसका वेट भी कम होता चला जाता है। तो डीएम बाई डी टी होता है। तो जो इनिशियली नीचे एकदम लॉन्च करते वक्त वेट है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद उससे कम होगा, और ऊपर जाने के बाद उससे और कम होगा। तो वहां पर मास कांस्टेंट नहीं है, मतलब टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। तो वहां पर हम सीधे एफ इक्वल टू एम एन ले सकते हैं, हमें ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई ट्रक है ना, उसमें सैंड भरी हुई है, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन के ट्रक्स होते हैं, और उसमें किसी ने होल कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि वो ट्रक चलते जा रहा है, बट उसमें से सैंड धीरे धीरे गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही, तो उसका मास धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी तुम एफ इक्वल टू एम ए डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे, तुम लगा सकते हो। तो एफ इक्वल टू एम ए भी सही है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एफ इक्वल टू एम ए यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल बात है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, है ना। और यहीं से डिराइव होके आता है एफ इक्वल टू एम ए, अगर डी एम बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो तो, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में तुम्हें देखने को मिलेगा कि होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि मोमेंटम को, जैसे मोमेंटम तुम जानते हो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी बार होता है तुम्हारा मास इंटू वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी भी एक तरह का, मोमेंटम भी जो है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और डायरेक्शन इसकी सेम एज वेलोसिटी होगी, ये दिख ही रहा है। तो मोमेंटम को भी हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो डी पी बाई डी टी करेंगे तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करो, डी पी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी पी एक्स बाई डी टी जे कैप, डी पी एक्स बाई डी टी के कैप, ऐड कर दिया है। तो डी पी एक्स बाई डी टी क्या है, एफ एक्स, यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो मोमेंटम को ही अगर हम मोमेंटम के y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स इन y डायरेक्शन, और मोमेंटम के z कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स इन z डायरेक्शन। और सिमिलरली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि फोर्स एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे फोर्स लिखनी है तो मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये वही जब डी एम बाई डी टी जीरो है। एफ वाई लिखनी है तो मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और एफ जेड लिखनी है तो एम इंटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। सिंपल चीज है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा फोर्स इक्वल टू क्या है, डी पी बाई डी टी। बट अगर हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज फोर्स चाहिए, ठीक है, ये तो बहुत छोटे से इंस्टेंट्स के लिए हमने बात कर ली, तो इसको भी वैसे एफ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे डेल्टा पी बार बाई डेल्टा टी, है ना। तो ये हो गया डेल्टा बाई डेल्टा कर दिया। एफ बार, अगर मुझे कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज फोर्स पता है, और उसको मैं अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, चेंज इन टाइम या डेल्टा टी ऐसे बोल दो, तो मुझे मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। और ये चीज तुम देखना काफी काम आने वाली है तुम्हारी, ठीक है। तो एफ डेल्टा टी डेल्टा पी के बराबर में होता है, ठीक है। चलो, तो एफ डेल्टा टी अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, इसका मतलब वही है कि एफ मतलब यहाँ पर एवरेज फोर्स ही है, ठीक है। ये चलो लिख देते हैं, एवरेज का लोगो लगा के लिखते हैं, फालतू फिर कंफ्यूजन होगा। इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा पी को मैंने पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख दिया। तो फोर्स इंटू टाइम कर दोगे तो तुम्हें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, तो ये एवरेज के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक सब केस होता है, अगर ये जो फोर्स है, इफ ये एवरेज फोर्स
इज वेरी लार्ज, मतलब मेगा न्यूटन, बहुत बड़ा, ठीक है। लार्ज न्यूटन, लार्ज सॉरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड, है ना। एंड डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल, है ना। तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अगर हम लगा दें, तो इसी पूरी क्वांटिटी को हम बोल देते हैं इम्पल्स। जे से मैं डिनोट करता हूँ, आई से कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंफ्यूजन होता है, तो इसको लिख सकते हो इम्पल्स, है ना। तो लिख सकते हो कि इस केस में इसको हम बोल देते हैं क्या, इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो बहुत छोटे से टाइम के लिए अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसको हम इम्पल्स बोल देते हैं। और इम्पल्स सिंपली यही होगा, जे से मैंने डिनोट किया है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इस तरीके से तुम लिख सकते हो, क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बैट हिटिंग क्रिकेट बॉल, है ना। तो जब बैट क्रिकेट बॉल को हिट करती है, करता है बेसिकली, है ना। अब सोचो, जैसे फास्ट बॉलर ने 150 की स्पीड पे बॉल डाली, बट उस बैट से पड़ी, है ना, और वो बॉल उल्टे डायरेक्शन में जाती है और कितनी दूर जाके गिरती है, तो तुम समझ रहे हो, इनिशियली मोमेंटम 150 की वेलोसिटी थी और उसका जो भी मास होगा उससे इस तरफ जा रहा था, मतलब बैट की तरफ जा रहा था, और अब बैट के अपोजिट डायरेक्शन में बॉल बड़ी तेजी से चली गई और पार कर गई, है ना। तो मोमेंटम कितना चेंज होगा, समझ रहे हो, जितना था उतना वापस हुआ, फिर इस तरफ उतना, उतना या उससे ज्यादा ऐड हुआ, जितना भी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा चेंज है, साफ साफ दिख रहा है कि मतलब एक बहुत लार्ज फोर्स लगी होगी ये चीज करने के लिए, तो लार्ज फोर्स और ये टाइम, मतलब इसमें बिल्कुल मिली सेकेंड लगते हैं, तो बहुत छोटा टाइम लगता है। तो लार्ज फोर्स और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम बोल सकते हैं इम्पल्स। और कहीं इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो तुम ऐसे ही करोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बट हाँ, यहाँ पर एक ध्यान रखना, लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि सिंपली ये मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड कर देते हैं बेसिकली, और इनिशियल स्पीड ऐसे माइनस कर देते हैं, ये कर देते हैं। बट ये गलती मत करना, डायरेक्शन हमेशा कंसीडर करनी है, लाइक अगर इनिशियली लेट से कोई 2 kg, एक सेकंड नीचे बना लेते हैं, थर्ड लॉ आ गया, इसके बाद एक पेज मैं ऐड कर लेता हूँ। लेट से कि मेरे पास एक ये 2 kg की बॉल है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रही थी, ये इनिशियल पिक्चर है ना। और फाइनल पिक्चर कुछ ऐसी बनती है कि 2 kg की बॉल और इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो गलती क्या करते हैं लोग, इसका मोमेंटम बोल देते हैं 2 × 10 20, और इसका मोमेंटम बोल देते हैं 2 × 5 10। तो फाइनल, सॉरी, हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना 5 के बजाय थोड़ा वैसा एग्जाम्पल कर लेते हैं, 20 ले लेते हैं। तो इसका मोमेंटम लोग बोल देते हैं 2 × 20 40। तो इम्पल्स बता देते हैं कि पी फाइनल है 40 माइनस पी इनिशियल है 20, तो हो जाएगा 20, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। तो मैं अगर इस तरफ को पॉजिटिव मान रहा हूँ, है ना, तो पी इनिशियल मेरा क्या बनेगा, 2 × 10 20 आई कैप। पी फाइनल मेरा क्या बनेगा, माइनस डायरेक्शन में बनेगा पहली बात तो, क्योंकि इस तरफ है वेलोसिटी, 2 × 20 40 जे कैप। तो डेल्टा पी क्या बनेगा मेरा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना, -40 - 20 आई कैप, है ना। तो कितना हो गया ये, -60 आई कैप। और यही बराबर होगा तुम्हारे इम्पल्स के, अगर ये इम्पल्सिव फोर्स है, मतलब वही वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा। तो इम्पल्स भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, दिख ही रहा होगा। और ये किस तरफ होगी इम्पल्स, इस तरफ होगी, ये दिखा रहा है माइनस आई कैप की तरफ, और कितनी होगी, 60 के बराबर, ठीक है। और यूनिट इसकी सेम एज मोमेंटम ही होगी, है ना। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ की। तो हमने पहला लॉ देख लिया कि जो है, अगर कोई नेट फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। दूसरा लॉ देख लिया कि अगर नेट अनबैलेंस फोर्स आ जाता है तो उस फोर्स की वैल्यू होगी dp/dt के बराबर, ठीक है। अब तीसरे लॉ पर आते हैं, ठीक है। तो तीसरा लॉ क्या कहता है कि जितनी भी रियल फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। और वो पेयर की भी एक खास बात होती है कि वो पेयर का वेक्टर सम जीरो होता है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर इनको हम बोलते हैं। तो उन दोनों पेयर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो नेट हमें जीरो मिलेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट से अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, तो सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों फोर्स होती हैं। और उन दोनों को ऐड करोगे तो नेट जीरो मिलेगा, ठीक है। तो हर फोर्स का एक रिएक्शन पेयर होता है साथ में, जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होता है बट अपोजिट डायरेक्शन का होता है, ठीक है।
तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये चीज यहाँ पे लिखी है और ये तुमने थियोरेटिकली सुना होगा, आज तुम इसको फील करोगे। चलो, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दूसरी बात कि जो एक्शन है और जो रिएक्शन है दोनों अलग अलग बॉडीज पर हमेशा एक्ट करेंगे, ये नहीं हो सकता कि एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन दोनों एक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगली बात, एक्शन एंड रिएक्शन कम इनटू पिक्चर साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि एक्शन अभी हो गया और रिएक्शन 1 मिनट बाद होगा, नहीं, जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही रिएक्शन भी होगा, तो ये साइमल्टेनियसली पिक्चर में आएंगे ये भी। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, मैंने पहले से लिख के रख लिया था वही वाला एग्जाम्पल कि एक चार्ज है प्लस क्यू का, एक चार्ज है प्लस टू क्यू का। तो इन पर जो फोर्स लगती है वो होती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा भी दिखा है और तुम्हें पता होगा, अदरवाइज मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। इस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी के क्यू टू क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, मतलब अवे फ्रॉम, इससे दूर जाएगा सेम लाइन ज्वाइनिंग पे। और सिमिलरली इस पर जो फोर्स लगेगी वो होगी के क्यू टू क्यू बाई आर कर। तो मैग्नीट्यूड देख सकते हो दोनों का सेम है, बट ये इस तरफ जाना चाह रहा है। अगर मैं इधर को प्लस आई बोलता हूँ तो ये प्लस आई की तरफ जाना चाह रहा है, ये माइनस आई की तरफ जाना चाह रहा है। तो F1 और F2 एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, और दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। देख भी सकते हो कि F1 प्लस F2 जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज तुम देख सकते हो ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं, ये प्लस क्यू पर एक्ट कर रहा है, ये प्लस टू क्यू पर एक्ट कर रहा है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं, ये भी तुमने यहाँ पर देख ही लिया, ठीक है। तो यही है। अब एक तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग चीज है, छोड़ता हूँ, ठीक है। तुम्हें कमेंट करना है आंसर, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करना, मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हमारे वेट का रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारा वेट धरती पर लग रहा है, ठीक है, उसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा। ये वैसे तुम्हें ग्रेविटेशन अगर पता होगा तो तुम इजीली बता लोगे, बट नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम पूछना कि भैया नहीं समझ में आया तो बता दो, तो मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे इसका आंसर बताऊंगा कि वेट का रिएक्शन क्या होगा। बाकी तुम थोड़ा सोचो कि वेट का रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, पिछले दोनों वीडियोस की भी और आज के वीडियो की भी, क्योंकि इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, और इतने पार्ट पर ही ना ऑलमोस्ट 30% ऑफ एनएलएम के क्वेश्चंस इतने पार्ट पर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो तुम इतना भी करोगे तो एनएलएम में बहुत है, ठीक है। और एनएलएम का खुद का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5% 1.5% के आसपास है पिछले इस साल। वैसे जनरली 2% के आसपास रहता है, ठीक है। तो इतना भी करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और वेटेज का ऑर्डर मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया है, तो तुम जाकर के वहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। तो अच्छे से इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर भी तुम डाउट पूछ सकते हो, वहां पर आपस में भी तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। तो अगर तुम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और उसके अलावा ये पूरे जो भी यहाँ पर मटेरियल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इसके तुम्हें नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहीं से तुम्हें सारे नोट्स और मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी जो वीडियोस आगे आएंगे उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।